नमस्कार, मैं संदीप तिवारी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आपके सामने हूँ। जो क्लास आपकी प्रैक्टिस ओरिएंटेड है और यह पीवाईक्यू बेस्ड है। हम लोग टारगेट करके रख चुके हैं। हमने कमिटमेंट बना लिया है कि हम 2 से 20 मार्च की होने वाली इस परीक्षा में सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए एक कीर्तिमान बनाएंगे। मैथ की तैयारी जो 35 अंकों की है उसको सबसे बेहतर तरीके से करेंगे। बस मेरा भरोसा करके आप लोग इन सेशंस को अच्छे से देखिए। इसमें अब वैरायटी आपको और भी मिलनी शुरू हो जाएगी। टॉपिक वाले भी पार्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सिलेक्टेड शॉर्ट्स वन शॉट में क्लासेस आपकी कंप्लीट होंगी। उस तरह की वीडियोस भी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रत्येक क्लास को बड़ी सीरियसली ईमानदारी से अच्छे से देखें। सेशन को लाइक भी करें, सेशन को शेयर भी करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। अपनी फीडबैक भी दें, अपने थॉट भी दें। एक कमिटमेंट, एक कनेक्टिविटी हमारे साथ बनाएं जिसका हम लोग अच्छे से उपयोग कर सकें, क्योंकि आपका लगना, आपका जुड़ना ही मेरा मोटिवेशन है जो मुझे एनर्जी देगा। हम किस भी स्थिति में हो लेकिन आपके लिए क्लासेस अगर देंगे तो आपका ही इन्वॉल्वमेंट हमें मजबूत करेगा। मैं देर ना करते हुए क्लास पर लेकर चल रहा हूँ आपको। क्लास नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेशन पूरी तरह से पीवाईक्यू बेस्ड है। और पीवाईक्यू भी ऐसा नहीं कि केवल आरपीएफ, बल्कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं वो आपको एसआई के सवाल भी दिखेंगे। वो आरआरबी के द्वारा अन्य परीक्षाओं के भी आयोजित सवाल दिखेंगे। ऐसा कुछ जो विविधता दे, ऐसा कुछ जो आपको कंप्लीट करे, जो आपकी तैयारी को पूर्ण करे। तो देर ना करते हुए पहले सवाल पर आ जाइए। अपने कमेंट्स हमें जरूर देते चलिए, अपने सवाल का उत्तर हमें बताते चलिए। तो आइए अब सवाल नंबर 1 करना हम लोग प्रारंभ करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, एक स्टेटमेंट का है जो कैलकुलेशन अर्थात इस समीकरण का प्रोसेस है, और सरलीकरण भी इसको हम नाम दे सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा में 1 से 2 सवाल इस तरह के पैटर्न पर आपको जरूर देखने को मिलते हैं, जिसमें जनरल कैलकुलेशंस होती है, बॉड मास होता है। आपको जो भी सरलीकरण के अलग अलग अप्रोच दिखते हैं उस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने देखा यहाँ पर 28 गुणे कितना है, 8 है। गुणे 988 है। और इसको भाग करने को कहा गया किससे, रूट में 2704 है। और यहाँ पर फाइनली इसके सामने इक्वल है y प्लस 649। करेक्ट है। अब आप देखो क्या करेंगे। सबसे पहला काम, आप इसका वर्गमूल करिए। वर्गमूल को लेकर के बहुत घबराइए मत। 50 का वैसे भी 2500 होता है, तो 50 से ऊपर ही होना है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो अंतिम के 2 अंक अलग कर दीजिए। 4 के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो 2 लिखिए या तो 8। बोलिए क्यों? क्योंकि 2 का वर्ग भी 4 होता है और 8 का 64, मतलब अंत में 4 ही होता है। एक संख्या सोचिए जिसका वर्ग 27 से कम हो, 27 से ज्यादा ना हो। वह संख्या है 5। 5 के साथ या तो 52 होगा या तो 5 के साथ 58 होगा। 2 नंबर हो सकते हैं वर्गमूल में, या तो 52 हो सकता है या तो 58 हो सकता है। अब सुनिए क्या होगा रियलिटी में। इसके लिए तरीका ये होता है कि इस 5 का वर्ग करिए, कितना होता है 25 में 5 ही जोड़िए, कितना होगा 30। 30 अगर 27 से छोटा है, 30 अगर 27 से सॉरी बड़ा है, तो आपको छोटा नंबर सेलेक्ट करना होगा, अर्थात इसका वर्गमूल हो गया 52। वर्गमूल कितना हो गया 52। पूरा स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, 28 गुणे 8 गुणे 900 कितना है 88। और भाग किससे करना है बोलिए, इसको यहां से हटाकर नीचे लाकर रखिए 52। समझ रहे? बाकी जो स्टेटमेंट लिखा है y प्लस 649 उसको रहने दीजिए ऐसे ही। मैं समझ रहा हूं कि कटने की स्थिति तो पक्का है। जैसे मुझे एकदम साफ क्लियर है कि 13 से कटेगा 4 बार। 13 से कटेगा, 13 सते 91, 13 छंगे 78। 4 से किसी और को भी काट सकते हैं, चाहे इसको काट दीजिए। 4 दूना 8 होता है, 28 दूना 56 होता है। 56 गुणे 76 है। 56 का 76 से प्रोडक्ट करने के लिए जो पैटर्न जनरल होता है उसको फॉलो करिए। जैसे हमने क्या लिखा, 56 लिखा और 76 लिखा। देखिए कैसे किया जाएगा। इसका प्रोडक्ट करिए 36, ठीक है। 5 छंगे 30, 7 छंगे 42, 42 और 30 मिलकर 72, और 5 सते होता है 35। करेक्ट है। ऐसे जोड़ा जाता है। ऐसे करके हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेते हैं। अंतिम का अंक 6, 3 जोड़ा 75, 75 में 5 हासिल 7, 35 7 होता है 42। 4256 हो गया इसका प्रोडक्ट। 4200 कितना हो गया 56, जो कि किसके बराबर है y प्लस 649 के। अब अगर आपको y का मान निकालना है तो आप 4256 में 649 को यहाँ पर घटा दीजिए। 16 से 9 7 होता है, 4 से 4 0, 12 से 6 6 होता है 3। 3607 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग लिख लीजिए। सही उत्तर है। एकदम शानदार तरीके से, आसानी से, शानदार तरीके से भी और आसानी से आपको सवाल का हल करना होगा। कॉन्फिडेंस में करना होगा। कहीं छोटी छोटी गलतियां तो नहीं कर दे रहे हैं। इन सब बातों का विशेष ध्यान देते हुए सवाल को प्रॉपर हल करिए। पहला सवाल डन हुआ। दूसरे पर लेकर चलता हूं मैं आपको। सिंपल सवाल है लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करता है। 2 संख्याएं थी जिनका एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है। 196 और 7 है। उनमें से एक संख्या 49 है, दूसरी संख्या पूछा गया है। ये कंफ्यूज भी करता है, गलत भी आता है, लेकिन अभी की स्थिति में तो आसान है। अगर आपको 2 संख्याएं ए और बी दी गई हैं, ठीक है, 2 संख्याएं दी गई हैं, याद रखिएगा नियम ये होता है कि ए बी का लासा गुणे ए बी का मासा
ए बी का मासा बराबर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये नियम होता है। लेकिन इन सब के पहले एक बात जरूर ध्यान देना चाहिए, हालांकि सवाल में उतनी कन्फ्यूजन नहीं है लेकिन फिर भी कन्फ्यूज किया जाता है। जैसे क्या, अगर मेरे पास दो संख्याएं हों और मैं क्या करूं कि उनका लासा निकालूं, करेक्ट है। तो लासा क्या होता है, एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन लासा किसी से छोटा नहीं होता है, लासा प्रत्येक दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। मासा क्या होता है, मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जिसे एचसीएफ कहते हैं, जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करे। मासा किसी से बड़ी नहीं होती है, मासा किसी से बड़ी नहीं होती है, वह सबसे छोटी या उससे भी छोटी होती है। नियम क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कभी कभी कंफ्यूजन में ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं जो कि करने पे तो आ जाता है लेकिन लॉजिकली गलत होता है। अब इस सवाल में तो उतनी समस्या नहीं है, हमारे पास दो नंबर में एक नंबर दिया है 49, एक नंबर 49 दिया है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, लासा हमको दिया है 196, ठीक है, और मासा दिया है 7, करेक्ट। हम लोग देखिए ट्राई कर लेते हैं। 7 से इसको डिवाइड किया 7 बार गया, 7 से इसको काटा, 7 दूना 14, 7 अठे 56, अर्थात इसका सेकंड नंबर आपका बी 28 हो गया। तो 28 आप नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दूसरी संख्या है, जिसमें पहली संख्या यदि 49 थी तो दूसरी संख्या आपकी 28 है, जिनका एलसीएम होगा 196 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 7। उस आधार पे सवाल आपको बनकर आ रहा है, आपके सामने है। दूसरे सवाल को आप सभी लोग नोट करें, हल करें और अगले सवाल पर अब आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर आता है। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, ये भी शानदार सा। देखिए क्या है, सुधा का व्यय, व्यय मतलब खर्च जो कमाता है कमाती है और उसमें से खर्च जो करती है, बचत से 200% ज्यादा है, जितना बचाती है उससे 200% ज्यादा है। यदि उसके व्यय में मतलब खर्च में 4% की कमी की जाए, कमी हो जाए, तो उसके बचत में 28% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, मतलब पहले की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि। एक बात दिमाग में रखिएगा, जो आय होता है दो मदों में बढ़ता है, एक तो व्यय, दूसरा बचत। अगर हम व्यय और बचत को जोड़ देते हैं तो हमें आय प्राप्त होता है, मतलब व्यय और बचत को जोड़ने से आय मिलता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसने कहा जो व्यय है वो बचत से 200% ज्यादा है, यही स्थिति है, आप देख पा रहे हैं। अगर हमने बचत को माना 100, तो 200% मतलब इसका 200% मतलब 200 होगा, अर्थात व्यय हो गया 300। अब अगर सोचा जाए तो इस कंडीशन में इस हिसाब से जो आय होगी पता है कितना, 400 होगी आय होगी, क्योंकि व्यय प्लस बचत ही तो आय होता है। अब सवाल में कहा है यदि व्यय में 4% की कमी होती है, इसमें 4% की कमी, 4% का मान क्या होगा। अगर हमें 4% निकालना तो परसेंट हटाइए, 2 जीरो चले गए, क्योंकि 4 बटे आपको क्या करना पड़ेगा 100, गुणे कितना करना होगा 300, 4 तिया 12, मतलब आपको 12 घटाना होगा। 12 घटाएंगे तो अब उसका व्यय पहले की तुलना में 288, मतलब 12 कम होकर पहले वह 300 व्यय करती थी, अभी वह 288 ही व्यय करेगी। कम बचाती कितना है वो भी देख लीजिएगा। बचाने में उसने कहा 28% की वृद्धि होगी। 100 एक ऐसा आंकड़ा होता है जिस पर कोई भी परसेंटेज हो सिंपली जुड़ जाता है, घट जाता है, वही मान होता है। जैसे हम 100 से 28% 100 का बोले तो 28 ही होगा, तो 28 जोड़ दीजिए तो उसकी बचत कितनी हो गई 128। अब सुनिएगा, अब अगर व्यय है 288 और बचत है 128, दोनों को जोड़ दीजिए, अब आय उसकी टोटल कितनी 8 8 16, 8 2 10 1 11, 2 1 3 416। पहले कितना कमाती थी वो 400, अभी कितना कमाने लगी 416। कितना ज़्यादा है बोलिए 16, किस में ज़्यादा है 400 में। 16 गुणे 100 बटे हम 400 करेंगे, काट दीजिए तो 4% आएगा। 4% की वृद्धि उसकी क्या होगी बताइए, यहाँ पर आय में होगी, जो पहले की तुलना में। अभी 400 की बजाय आप कुछ भी डेटा ले लीजिए, किसी भी प्रकार से तुलना कर लीजिए, तो आपको यह आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 4% की वृद्धि उसकी आय में होगी, जो कि आपके लिए राइट सोल्यूशन के रूप में है। आप सभी लोग इस तरह के सवाल को बिल्कुल प्रिपेयर करिए, समझिए, कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल स्पष्ट करिए। आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपको कुछ भिन्न दिए गए हैं इस चौथे सवाल में। निम्नलिखित में कह रहा कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। मैंने इस पर एक कल सवाल कराया था आप लोगों को। आपको भिन्न दिया गया क्या, देखिए 2/3 है, 9/87 है, ठीक है 9/87 है, 20/21 है और 45 बटा कितना है 66 है। मुझसे कहा सबसे बड़ा कौन है। दो प्रकार से हम 3 प्रकार से तुलना करते हैं। सबसे पहली प्रकार ये होती है अगर सबके हर बराबर है, डिनोमिनेटर्स इक्वल है, जिसको लेकर के हम एलसीएम यूज करते हैं, आप सबको पता होगा। तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा। दूसरी तरफ यदि अंश बराबर हो तो जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होगा और जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटा। उल्टा हो जाता है रिस्पॉन्स में। अब इसमें अगर हमें हर बराबर दिख नहीं तो नहीं रहा फिलहाल, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो टाइम लेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। हर बराबर करते समय हो सकता है थोड़ी आसानी आपको देखने को मिले,
जैसे आसानी इसलिए देखने को मिलेगी कि ये 45 से 9 के पहाड़े में आता है। अगर हम एलसीएम ले लें, एक संख्या सोचे जिसके बराबर सारे हर को कर दूं, सारे अंश को कर दूं, उसी की तुलना में हर भी परिवर्तित हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने देखा कि यहाँ पर 45 है जो 9 से भी कटेगा, इसमें भी 5 है 4, अगर हम 45 को 4 से गुणा कर दें तो आएगा 180। मतलब इन सभी ऊपर के जो मान है उनका जो एलसीएम होगा 180 हो जाएगा। अब अगर 180 हो रहा है 2 से डिवाइड करिए 90, तो इसका मतलब इसको आप 90 से गुणा कर दें। ऊपर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर तो सबका बराबर ही हो जाएगा। अगर आपने एलसीएम ले लिया है 180 तो सबके एलसीएम, सबके अंश क्या हो गए 180 हो गए। 9 से डिवाइड करिए 20, 20 का इससे गुणा कर दें। 20 से डिवाइड करिए 9, 9 का इससे गुणा कर दें। 45 चौके 4 का इससे गुणा कर दें। देखिए हर में कौन सा हर सबसे छोटा आया, इसमें मान 270 हुआ, इसमें मान आप 3 डिजिट। अब देखिए अगर इसका सोचिए तो आपका 4 डिजिट में जा रहा है। 0 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 1 17 हो गया। 9 हो गया, 9 दूना 18, 189 हो गया। 4 छंगे 24, 4 छंगे 24, 2 26, 264 हो गया। तो सबसे छोटा हर किसका आ रहा है 189 का। यदि अंश बराबर है तो सबसे छोटा हर जिसका होगा वही मान सबसे बड़ा होगा। और यह किससे रिलेट करता था 20/21 से। तो 20/21 यहाँ पर इस सवाल में सबसे बड़ा होगा। कभी आरोही पूछ सकता है, कभी अवरोही पूछ सकता है। अब देखो ये पैटर्न जो आपने पढ़ा हो सकता है आपको डाउट क्रिएट कर रहा हो। इसका दूसरा भी तरीका एक और भी वे से जा सकते थे, जैसे कैसे, जैसे 2/3 था, ठीक है, 9/87 था, 20/21 था, और 45/66 था। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इफर्ट करना पड़ेगा डेसिमल के प्लेसेस से। सब में दशमलव लगा दीजिए, सब में दशमलव लगा दीजिए, सब में दशमलव, सब में दशमलव। जैसे आप दशमलव लगाएंगे इसके बगल एक जीरो लग जाएगा। तो 3 छंगे 18, 6 बार गया। इसके भी बगल जीरो, 1 बार जाएगा। इसके भी बगल जीरो, 21 से अगर हम 200 को भाग करते हैं तो 9 बार जाएगा। 9 1 9, 9 दूना 18, करेक्ट है। ऐसे अगर इसके भी बगल जीरो, 4 6 चौके 24, या देखिए 6 सत्ते 42, अगर मेरे ख्याल से लगभग 6 या 7 बार जाएगा, जो भी जाएगा। सबसे बड़ा कौन नजर आया 0.9। तो 0.9 किससे रिलेट कर रहा था 20/21 से। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया 20/21 हो गया। हम इससे भी जाकर के आंसर डिसाइड कर सकते थे, बता सकते थे इस सवाल का सही उत्तर कितना बनेगा। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चौथा डन। पांचवें पर चलिए। पांचवा सवाल बहुत शानदार सा सवाल है। इसमें कहा है कि y³ - 1 का व्युत्क्रमानुपाती x है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कोई चीज बढ़ाने पर अगला घटे या घटाने पर अगला बढ़े तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाते हैं दोनों। जिसमें आपको दिया है कि y³ - जो 1 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली मतलब ऐसे उल्टा कर दिया जाता है x का, करेक्ट है। अब उसने हमसे कहा y का मान 3 रखने पर x का मान हमें 4 मिलता है, तो y का मान 9 रखने पर x का मान कितना होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया है। आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहले ये रिलेशंस है। इस प्रोपोर्शनल के सिद्धांत को, नियम को, अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो कई ऐसे नियम पढ़े होंगे जहां प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। पास्कल्स के नियम में होता है, गैस के नियम में होता है, जहां पर प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ गए होंगे। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लिख क्या सकते हैं कि y³ - 1, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y³ - 1 बराबर k/x। k गुणे 1/x मतलब इतना। इसका अर्थ क्या हुआ, अब यहां से सुनिए। आपको कहा है कि y का मान यदि 3 था तो x का मान 4 था। तो अगर हम y का मान 3 पुट कर दें यहीं पर तो 3 का क्यूब हो जाएगा -1 बराबर k/4 कर दीजिए। इससे क्या होगा k का मान पता चल जाएगा। 27 में से 1 निकलेगा 26 होगा। 26 गुणे 4 कर दीजिए तो k का मान देखिए कितना आ गया। 4 छंगे 24 होता है, 4 दूना 8 2 10, 104 हो गया। k का मान आ गया। अब आप एक काम करो, इसी स्टेटमेंट को ले ले, इसी को लाइए, लिखिए y³ - 1 बराबर k की जगह 104 है बटा x है। अब आपसे कहा कि अगर y का मान 3 है, देखिए लिखा होगा 9 है, y का मान 9 है तो x का मान आपसे पूछा है। अगर y की जगह हम 9 पुट करेंगे तो 9 का क्यूब होगा -1 बराबर 104 बटे अगर x है तो ये 729 होता है। 9 का क्यूब 1 घटेगा तो 728 हो जाएगा। 728 बराबर 104 बटे 100 बटा x हुआ। x का मान अगर निकालेंगे तो 104 बटे 728 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा आसान कर लीजिए, 4 से दोनों कट रहा है ऊपर नीचे, 4 दूना 8, 4 छंगे 24, 4 1 के 4, 4 8 32, 4 दूना 8, ठीक है। अभी देख लीजिए जा रहा है किससे, अगर आप इसको काटते हैं तो मेरे ख्याल से 13 से, 13 दूना 26, 13 1 के 13, 13 चौके 52, 2 1 के 2, 2 सत्ते 14, मतलब 1/7 होगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको सही उत्तर दिया है। तो राइट सोल्यूशन है, लेकिन शानदार सवाल है। बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसे सवालों में, आपको लगता है कि डिफरेंट पैटर्न का सवाल आया है,
और आई होप आप सबको समझ में आया। अगर आप एक बार सीरियसली देख लीजिए तो कभी गलती नहीं होगी, ऐसे सवालों में आराम से कर पाएंगे और यही पैटर्न है आरपीएफ का। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, समझ कर आगे बढ़िएगा। अगला सवाल देखिए, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 7, 2 और 5 के अनुपात में पैसे निवेश किया। मतलब पैसे लगाए 7, 2 और 5 के अनुपात में। पहला 7 लगाता, दूसरा 2 लगाता, तीसरा 5 लगाता है। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 11 माह, 7 माह और 12 महीने तक के लिए निवेश किया था। उनके लाभ का अनुपात हमसे पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं, कभी भी जो निवेश का अनुपात होता है, निवेश का अनुपात, जो हम जिस अनुपात में निवेश करते हैं वही अनुपात में हमें लाभ होता है। लाभ का अनुपात बराबर होता है निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। निवेश 2 चीजों पर निर्भर करता है, एक तो धन पर, पैसे पर, ठीक है, मतलब अमाउंट पर, मनी पर, दूसरा टाइम पर। अगर हम दर और मतलब पैसे और समय का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रत्येक का निवेश आता है। 3% है, ए है, बी है और सी है। ए ने लगाया, देखिए कैसे, ए ने लगाया 7, कितने समय तक के लिए, 11 माह तक के लिए। बी ने लगाया 2, कितने माह तक के लिए, 7 माह तक के लिए। सी ने लगाया 5, और कितने महीने तक के लिए, 12 महीने तक के लिए। अब अगर इसमें कुछ कटने पिटने की स्थिति हो, जो कॉमन रूप से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल सोचो, 77 है, 14 है और 60 है। कुछ नहीं कट रहा है तो 77, 14, 60 का ही रेशियो है। 77, 14, 60 का रेशियो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। इसी अनुपात में उनको लाभ मिलेगा, यही उनके निवेश का भी अनुपात है। तो सिंपल सवाल था ये अभी तक का, जिसको आप लोग आराम से ट्रैक कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ये होता है 6वां नंबर, जो आप डन कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट 7th नंबर पर। देखिए सवाल बहुत शानदार सा है, देखिए क्या है सवाल, पढ़िएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। जब आप उससे सामान खरीदने जाते हैं तो 5% की छूट का हमें वादा करता है। साथ साथ उसने हमें एक और बात कहा कि अगर आप हमारे यहाँ 14 वस्तुएं खरीदते हैं, 14 सामान खरीदते हैं, तो हम 4 वस्तुएं हम आपको फ्री में देते हैं। ये भी एक छूट का प्रोसेस है कि खरीदने हम गए 14 सामान, लेकिन हम लाएंगे कितने सामान, बोलिए 18 सामान। किसी और दिन अगर वह छूट ना देता, वही 18 सामान आप खरीदने जाते, तो आपको 18 सामान का भुगतान करना होता, उसके दाम का भुगतान करना होता। लेकिन आज की स्थिति में छूट की वजह से 14 सामान की खरीद पर आपको 14 सामान के पेमेंट पर, 14 सामान के दाम पर आपको 18 सामान मिल रहा है। तो एक प्रकार से यह भी छूट ही है। उसने हमसे कहा कि 5 वस्तुएं आप अगर जो भी सामान खरीदोगे, हमारे यहाँ जितनी एमआरपी लगी हम उस पर 5% का डिस्काउंट देंगे। दूसरी तरफ उसने हमसे कहा कि अगर आप 14 सामान खरीदते हो तो हम 4 सामान आपको फ्री में दे देंगे। अब इस पूरे सौदे में दुकानदार को तब भी 33% का लाभ होता है। इतना सब होने के बाद भी उसे 33% का लाभ होता है। अब सवाल में कहा, मान लीजिए ग्राहक 14 सामान खरीदने के लिए भुगतान करता है, पेमेंट करता है। उसी 14 सामान का वहीं पर जो सिस्टम है उसी के लिए बात कर रहा हूँ। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कि उसका जो प्रिंटेड प्राइस है उसके लागत से, क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा है। एक 3 का रिलेशन आप दिमाग में रख लीजिए। क्या, एक तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सबसे पहले सामान खरीदा जाता है, फिर उसके दाम को निर्धारित किया जाता है, फिर उस पर छूट देकर के सामान को बेचा जाता है। यही कंडीशन है, यही प्रोसेस है। अब आप इसमें समझिए, सबसे पहले मैं छूट की बात करूं, एक छूट तो एकदम डायरेक्ट है जो कि 5% है। दूसरी छूट है कि 14 पर 4 फ्री है। अब इसको पहले आप नंबर में कन्वर्ट करिए। 14 पर 4 फ्री है, इसका सेंस क्या है, पहले इन छूट को मिलाइए। मिलाने का मतलब, जैसे 5% की छूट को हम क्या कहेंगे, 1/20। मतलब 20 का सामान 1 कम होकर 19 में मिलता है। ये सिस्टम समझिएगा, 20 का सामान 1 कम होकर के 19 में मिलता है। दूसरी तरफ इसको समझ गया ना, 5% की छूट का मतलब 20 का सामान अगर 20 प्रिंटेड है तो 1 कम होकर 19 में। 14 पर 4 फ्री का मतलब क्या है कि 4 का फ्री है कब, 18 की खरीद, 18 लाने पर। मतलब आपको मिला कितना, 18 सामान। 18 सामान लाए, लेकिन खरीदने कितना गए थे, 14 सामान। तो 14 खरीदने गए थे, मिला 18, तो फ्री कितने का हुआ, 18 पर 4। अगर हमें छूट का परसेंटेज बनाना था तो हम क्या करते बताइए, कि 18 की लाने पर हमें 4 फ्री मिलता, मतलब कितने में मिलता, 14 के दाम में। 18 सामान हमें 14 के दाम में मिलता। अब इसको जैसे हमें कुछ कैंसिल करना होगा और इनको सेट करना होगा परस्पर, कैसे देखिए हो पाएगा, समझिएगा। जैसे ए हो गया 18 दूना 36, 360, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 14 9 126, कैरी 12, 14 के 14, 12 कितना होता है, 26 होता है, 266। 360 का सामान 266 में मिल रहा है। ये तो चलिए छूट वाला प्रोसेस हो गया। अब स्थिति क्या है कि हमने फिर भी इस सौदे में 33% का लाभ कमाया। 33% का लाभ कमाना मतलब 100 का सामान 133 में बिका। देखिए ये जो लाभ होता है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, लाभ 2 चीजों पर निर्भर करता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निर्भर करता है। ऐसे सवाल में देखिए, और दूसरी तरफ क्या है कि अगर अंकित मूल्य इतना था तो विक्रय मूल्य इतना था। अब दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य हमें क्या है,
या हम दूसरे तरह से भी जा सकते हैं, हम ये भी सोच सकते हैं कि मतलब छूट दे करके इतना लाभ मिल रहा है तो हम क्रय और अंकित का रेशियो हम जनरेट कर सकते हैं। वो भी प्रोसेस अपने पास है, उससे भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। हालांकि सबसे बेहतर देखिए तरीका यहाँ पर बनकर आपके सामने आएगा कि अंकित से विक्रय होना, ठीक है, ये स्थिति है छूट के बाद, और इधर क्रय से विक्रय होना लाभ के बाद। समझ रहे हैं? ऐसी स्थिति में सवाल में आपको विक्रय मूल्य को बीच में कर लेना चाहिए, विक्रय मूल्य को बीच में कर लेना चाहिए और क्रय अंकित मूल्य को किनारे कर देना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, हमने लिखा कि छूट की बात पहले कर लीजिए। अगर 360 उसका प्रिंट था तो 266 में मिल रहा था, करेक्ट है। दूसरी तरफ 100 अगर खरीदने में लगाया था, क्योंकि 33% का लाभ है ना, तो 33% को आप 33 बटे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। मतलब 100 अगर उसने लगाया था तो उसको 100 33 बढ़ाकर 133 में बेचेगा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें विक्रय मूल्य को बराबर करना है। बहुत आसान है, आप इसको बस 2 से गुणा कर दें। 2 से गुणा करते ही यह 200 होगा। 200 आपने 200 में खरीदा था, उसके बाद 266 में बेचा था। कब बेचा था? 360 बताकर, मतलब 200 में खरीद कर 360 बताकर 266 में आपने बेचा था। सवाल में पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है। आप एक पहले खत्म कर दें, अगर थोड़ा तुलना ही करना है, 10 कर दें इसको, 18 कर दें इसको। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। किस पर ज्यादा है? 10 पर। तो लिखिए 8 गुणे 100 बटे आप 10 कर दीजिए, 10 से काट दीजिए। 80% उसने बढ़ाकर प्रिंट किया था, तो 80% इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। इस तरह से सवाल को आप हल करिए, समझिए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा, फिर उस पर हम प्लानिंग कर लेंगे और इस तरह के सवाल को आपको फिर समझाकर कन्फर्म कर देंगे, कवर कर देंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 8वां नंबर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेल के दौरान एक कोई सेल लगा था जिसमें राघव ने ₹12 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% की छूट पर और 75 रुपए के अंकित मूल्य की एक पेन को 20% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत किया? अब सुनिए, राघव खरीदने गया है क्या क्या? एक नोटबुक एक खरीदने गया है और एक पेन खरीदने गया है। नोटबुक पर जो एमआरपी है वो लगी है 12 रुपए और पेन पर जो एमआरपी लगी है वो कितनी लगी है? 75 की। ठीक है, पेन थोड़ा महंगी है। अब इसने कंडीशन दिया कि नोटबुक पर उसने 25% का डिस्काउंट मांगा। 25% का मतलब होगा 1/4। अगर 1/4, क्योंकि 25/100 कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 रुपए इसमें कम कर दीजिए। अर्थात यहाँ पर उसे 3 रुपए की बचत किया। पेन उसे मिली है 9 रुपए में, ऐसे समझ सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर उसने 3 रुपए की बचत की है। इधर चलिए, पेन पर उसने क्या किया? 20% की छूट प्राप्त किया। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर हम इसको 75 से गुणा कर दें तो 15, अर्थात यहाँ पर उसे 15 रुपए की बचत हुई। 15 रुपए की बचत हुई, पेन मिली उसे 60 में। कितने में बिकी ये बताना है तो ये बता सकते हैं, इतने में। बट कितने का उसे बेनिफिट हुआ? बेनिफिट का मतलब कितने की बचत किया। 15 और 3 को जोड़िए तो कितने की? 18 की बचत किया। या ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों को जोड़कर इससे घटा सकते थे, तब भी आ जाता। नहीं तो ऐसे ओरल बता सकते हैं 18 रुपए की इस पूरे खरीद पर राघव ने कुल बचत किया था। इस सवाल का सही उत्तर पहला ऑप्शन है, 18 आप लोग सही उत्तर के रूप में लगा सकते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं लेकर के 8 के बाद हम 9वें नंबर पर। सवाल देखिए क्या है। रघु अपनी यात्रा 15 घंटे में पूरी करता है। कोई एक जर्नी होती है, यात्रा होती है। उस यात्रा को रघु ने प्रारंभ किया और एंड भी किया, स्टार्ट करके एंड किया। और कितना टोटल घंटा लगा? 15 घंटे में उसने यात्रा को पूर्ण किया। सवाल पर चलते हैं। उसने कहा वह आधी दूरी मतलब जितनी भी डिस्टेंस थी हमको पता नहीं है, आधी हाफ कर दीजिए। आधी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय किया। बची आधी दूरी को वो भी दूरी आधी ही है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय किया। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी कुल दूरी क्या थी, मतलब उसकी कुल डिस्टेंस क्या थी? पहली चीज जान लीजिएगा, ये दूरी और ये दूरी समान है। और जब समान दूरी तय होती है तो ऐसी केस में इस पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड आपको सोचनी चाहिए। अगर यहाँ पर स्पीड मान लो x थी और यहाँ पर स्पीड y थी, तो एवरेज स्पीड हो जाती है टोटल डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यही नियम होता है। मतलब औसत चाल वैसे भी कुल दूरी बटा कुल समय होता ही होता है। लेकिन हम जब ऐसी स्थिति के डिस्टेंस को कवर करें जो बराबर है, समान है, उस समय औसत चाल का नियम होता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ये नियम होता है, आप सबको पता होगा। अब टोटल डिस्टेंस हमको नहीं पता है,
लेकिन टोटल टाइम हमको पता है 15 है। इस हिसाब से चल करके आप डायरेक्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आइए, 2 गुणे x की जगह पे रखिए 28 और y की जगह पे रखिए 32 डिवाइड बाई 28 प्लस 32 बराबर d डिस्टेंस बटा 15। अब आप इसका सोल्यूशन एक बार और करिए, देखिए कैसे होगा। 2 गुणे 28 गुणे 32 था, ठीक है, और इनको जोड़िए तो 60 होगा, 32 और 28 को, और यहाँ पर d बटे कितना है 15 है। 15 चौके 60 होता है, 4 सते 28, 7 दूना 14, 14 गुणे 22 करिए तो डिस्टेंस का मान टोटल हो जाएगा 14 गुणे 32। 14 दूना 28, 14 तिरक 42, 14 28 14 42, 42 3 कितना होता है आप देखो, एक बार देख लीजिए। 14 दूना 28 2 हुआ ना, 14 तिरक 42, 42 2 44 होता है। 448 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कुल दूरी 448 किलोमीटर की थी, जिसको उसने इस तरह से आधी दूरी को इस चाल से, आधी दूरी से इस चाल से तल करके कुल 15 घंटे में तय किया था। एवरेज स्पीड का भी यूज कर लिया और इस हिसाब से आपने कुल डिस्टेंस को फाइंड भी कर लिया। अगले सवाल पर हम आपको लेकर चलते हैं। 9वां डन होता है। ये बहुत शानदार सवाल था, मैंने इस पर एक वीडियो किया था, आपको अगर मिला हो आप रेलवे की वीडियो देख लीजिएगा, जो शॉर्ट वीडियो गई हैं उस पर इस सवाल को आप मिलाइए। यहाँ पर सवाल में लिखा है 59 की पावर 4.6 बराबर यह मान x का है। दूसरी तरफ फिर लिखा है 59 की पावर 0.21 बराबर y है। अब आपको एक कंडीशन दिया है क्या, कि x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 5। अब आपको पता करना है किसका मान, z का निकटतम मान। ये पूछा जाता है SI, इसमें RPF SI में भी और कांस्टेबल में भी। अब आप देखो हम कैसे इसको मिलाएंगे, कैसे इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। पहली बात एक जान लीजिए, अगर कभी लिखा हो a की पावर n बराबर x, तो a बराबर क्या होगा, x की पावर 1/n, ये लिख सकते हैं। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि 59 बराबर x की पावर 1/0.46, करेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं 59 बराबर y की पावर 1/0.21, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, दोनों बराबर किसके हैं, 59 के, तो इसका मतलब लिखा जा सकता है x की पावर 1/0.46 बराबर y की पावर 1/0.21, करेक्ट है। अगर हमसे देखो, अब यहाँ पर भी x y का रिलेशन है, लेकिन y की पावर कितना है 5 है। अगर यहाँ 5 होता तो टेंशन ही खत्म होती, तब डायरेक्ट वही मान z हो जाता, बट यहाँ 5 तो है नहीं, तो 5 तो बना तो सकते हैं ना, 5 बनाओ, लेकिन 5 को ही रखना है, तो इसका मतलब हमको 0.21 से और गुणा करना होगा। यहाँ करने का कोई मतलब नहीं था, मतलब मेन ए था, इस पर आपको इसकी पावर पर x की पावर जो 1 बटा आपका 0.46 है, 5 से गुणा कर दीजिए और गुणे 0.21 कर दीजिए, समझ रहे, मतलब यही मान। अब देखिए ये पूरा खत्म होकर केवल 5 है ना, जो वहां पर था उसी के बराबर कर दिया। अब आपको समझ में आ गया कि ये पूरा मान किसके बराबर है, z के। तो z का मान हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट करिए, 5 1 के 5, 5 दूना 10, कितना हो गया, a 1.05 हो गया, और डिवाइड कौन कर रहा है, 0.46 कर रहा है, 2 बार जाएगा 2.28 हो जाएगा। निकटतम मान आपके पास z का कितना, 2.28 हो गया। इस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तुलना करना आपको आना चाहिए, अगर तुलना आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो सवाल में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से सोल्यूशन कर पाएंगे। ये 10वां आपका डन होता है। बहुत ईमानदारी से अच्छे से इसको तैयार करके आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिएगा, समान लंबाई की, अब देखिए रेलगाड़ी का सवाल है, समान लंबाई की 2 ट्रेन है, समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 97 और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी मतलब ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर लेती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात दोनों की हमें लेंथ बतानी है कि क्या होगी। ये लंबाई पहली चीज तो समान है, इसलिए दोनों को, एक को पता कर लिया तो वही दोनों की हो गई। एक बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, जैसे कभी एक ट्रेन है, करेक्ट, ये इसकी स्पीड अपनी है, ये इसका ड्राइवर है, इसका गार्ड है, इसकी अपनी लेंथ होती है L1 और इसकी स्पीड अपनी होती है S1। एक दूसरी भी ट्रेन है, अब वो ट्रेन देखिए कैसे है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे है, मतलब उसी लेंथ की है, कंडीशन समझिएगा, उसी लेंथ की है, इसका भी अपना ड्राइवर है, इसका भी अपना गार्ड है, इसकी भी अपनी लेंथ है और इसकी भी अपनी स्पीड है। सबसे अच्छी बात कि दोनों की लेंथ L1 और L2 बराबर है। अब अगर यह ज़्यादा स्पीड रख रहा है, जैसे क्या दिया है 97, हाँ, और यह दिया है 21, एक की लेंथ थी, एक की चाल थी 97 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी जा रहा है, तो एक समय होगा कि अगर समान दिशा में चलकर ये रेलगाड़ी इसको पार करना चाहेगी तो कुछ देर बाद पार कर लेगी। क्यों कर लेगी, क्योंकि इसकी चाल इससे बहुत ज़्यादा है, कम भी ज़्यादा हो तब भी पार कर लेगी। अगर आप किसी का पीछा करें समान दिशा में, जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में आप भी चलो, तो एक तो पहले वो आपसे भाग रहा है, तो हम पार उसको इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी स्पीड उससे ज़्यादा होती है। अगर कम है या बराबर है तो हम पार नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर पार करने में हमारी स्पीडों का जो डिफरेंस है वही वर्क करेगा। ऐसे में पार करने में लगा समय क्या होता है पता है, दोनों की लंबाइयों का जोड़
बटे उनकी चालों का अंतर। अब सबसे अच्छी बात है कि लंबाइयों का जोड़, लंबाई तो एक ही है दोनों की। समय कितना लगता है? 45 सेकंड। जो पार करने में लगा समय है वो 45 है। लंबाइयों का जोड़ मतलब हमने लिख दिया कि 2l, सीधा सीधा, क्योंकि एक की लेंथ को l ही मान लेते हैं। चालों का अंतर, देखिए चाल कैसी दी है, एक 97 है, दूसरा 21 है। 7 से 1 निकला 6, 9 से 2 निकला 7, होता 76 होता है। अब 76 आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे है। हमें इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है। कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है पता है? उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आपको यहाँ यही चीज सेट करना है। 76 लिखिए, गुणे 5/18 कर दीजिए, करेक्ट है। ऐसी स्थिति जब बनती है, 18 ऊपर चला जाएगा, 45 रहेगा, 45, 2 गुणे यल है, गुणे 18 ऊपर चला गया, बटे कितना है? 76 गुणे 5 है। 76 गुणे कितना है? 5 है। अब आराम से देखिए, कैलकुलेशन कर डालिए इसका, कैसे समझिएगा। 9 दूना 18, 9 पचे 45, सही है। और देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे देखिए ये 2 दूना 4 है, इसको रहने दीजिएगा, बाद में डिवाइड कर देंगे। इसको ले जाइए 5। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 गुणे 5 मतलब 25 गुणे 76 बराबर कितना हो जाएगा? 4 इंटू यल, ठीक है, 4 इंटू यल। अब यहाँ पर एक चीज समझो, 4 से इसको हम काट दे, 19 बार चला गया। 19 का मल्टीप्लीकेशन 25 से कर दे, इस रेलगाड़ी की एक की लेंथ आ जाएगी और वही दोनों की होगी। 19 पचे 95, 19 पचे 95, 19 दूना 38, 38 9 47 होता है, जो ऊपर ही देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है। प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लेंथ होगी 475 मीटर होगी, जिसको आप लोग पहले ऑप्शन में प्राप्त कर रहे हैं। आसान करना होता है, चीज़ों को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही केयरफुली देखना होता है, चीज़ें आसान हो जाती, बहुत टफ नहीं रहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 11 डन होता है। 12वें पर आइए, समझिए सवाल क्या है। किसी शंक्वाकार तंबू, शंक्वाकार तंबू मतलब आपने देखा होगा कि ऐसे देखिए बेस बनाया जाता है ऐसे, और यहाँ पर ये सर्कुलर बेस होता है, और तंबू का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यहाँ पर आदमी खड़े होते हैं, आप रहते हैं, ठीक है, ये रहते हैं, ये पूरा सरफेस है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझना है। जैसे शंकु बना है, पूरा सवाल पहले पढ़िए। शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्तियों को रहने की व्यवस्था है। अभी मेले में जैसे देखिए 40 व्यक्तियों को, मतलब तंबू बनाए जाते रहने के लिए लोगों को, 40 व्यक्तियों को रहने का अरेंजमेंट है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर की जरूरत है। मतलब अगर हम यहाँ पर 40 व्यक्ति बैठा पा रहे हैं, इसलिए बैठा पा रहे हैं क्योंकि उतना एरिया सफिशियंट है। जैसे आपको पता है कि एक व्यक्ति अगर है तो उसको जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर की जरूरत है। तो अगर हम 40 व्यक्ति को बैठा लिए हैं तो 40 गुणे 5 अर्थात 200 मीटर स्क्वायर का सरफेस है। ये जो आपको बेस दिख रहा है, जो क्या है पता है? सर्कल है। इसका एरिया होगा 200 मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। और चलते सांस लेने के लिए, मतलब इंसान जब खड़ा होता है तो स्पेस में, जैसे हम कमरे में खड़े हैं तो मेरे ऊपर कोई नहीं खड़ा हो सकता। हम खड़े हैं तो जमीन पर मैंने जगह ली है और स्पेस में मैंने जगह ली है। स्पेस में हम ऐसे जगह लेते हैं कि हमको स्पेस में सांस लेने का इन्वायरमेंट मिल पाता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक, देखिए सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब की आवश्यकता है। अर्थात एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए अगर 70 मीटर क्यूब की आवश्यकता है, तो एक व्यक्ति को अगर सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब की आवश्यकता है तो 40 व्यक्ति की जो आवश्यकता होगी 40 गुणे 70 हो जाएगी, मतलब 2800 मीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। इसका मतलब इस तंबू का जो आयतन होना चाहिए, आयतन वह होना चाहिए कितना पता है? 2800 मीटर क्यूब, तभी वो व्यक्ति बैठ पाएंगे वहां पर। अब हमसे कहा है तंबू की ऊंचाई बता दो। तंबू की अपनी रेडियस होती है और तंबू की अपनी हाइट होती है। तंबू का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, जो कि 2800 दिया हुआ है। अब ये जो पाई आर स्क्वायर है यही तो सरफेस है, ये सतह, और इसका एरिया यहाँ लिखा है 200 मीटर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 1/3 गुणे 200 गुणे एच बराबर कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह हमने इतना लिख दिया और एच कर दिया 2800 मैंने कर दिया। अब समझ रहे हैं सभी लोग? अब देखिए जो कैलकुलेशन हो सके करिए, जैसे 0 0 से खत्म, 2 से 14 बार सही है जाकर, और एच का मान 14 गुणे 3 कर दीजिए, 42 मीटर यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हाइट की, तब जाकर के उस तंबू का निर्माण आप करो, तब जाकर कितने व्यक्तियों का वहां पर सेटलमेंट पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान दीजिए, उन व्यक्तियों के स्पेस में, मतलब जगह में, जहाँ पे फर्श पर, सरफेस पर एरिया के हिसाब से हमने इस फर्श का एरिया बना दिया, जो कि पाई आर स्क्वायर है क्योंकि ये सर्कल है, और मैंने हवा में सांस लेने के हिसाब से मैंने इस पूरे तंबू का आयतन बना दिया। अब आयतन है, सरफेस एरिया है, हाइट निकल सकती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इससे हमने आराम से कैलकुलेट किया। 42 मीटर यहाँ पर टोटल उस तंबू की हाइट आ जाएगी, जो कि राइट सोल्यूशन है, आपके लिए सही उत्तर है। आगे बढ़ता हूँ। देखिए डीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि एक फिगर एक क्वेश्चन, एक फिगर एक क्वेश्चन,
मैंने यहाँ पर 2 फिगर लिया है एक सवाल में, और उन दोनों फिगर के आधार पर मैंने आपको 3 सवाल लेकर के इस सेशन को कंप्लीट करने का निर्णय लिया है। आप सभी लोग ध्यान से प्रत्येक फिगर को देखिए, उसकी कंडीशन पढ़िए और उस पर उन सवालों को जो दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए। दिए गए पाई चार्ट में 3000 विद्यार्थियों का नौकरी के लिए ए से एफ तक समूहों के प्लेसमेंट को दिखाया गया है। मतलब यहाँ पर पाई चार्ट में क्या था कि ए से लेकर एफ तक 3000 विद्यार्थी हैं जो कि अलग अलग जगह जाकर के यहाँ पर नौकरी करते हैं। सबसे पहले अगर टोटल, जैसे हम किसी एक की बात करें, 2 तरह से आंकड़े हैं। जैसे नौकरी करने जाते हैं तो पहले तो 3000 टोटल विद्यार्थी थे, अब उसमें कुछ अलग अलग विभाग हैं, ए विभाग है, बी विभाग है, सी विभाग है, डी विभाग है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कुछ अलग अलग तरीके से है। हर विभाग में कितने लोग नौकरी करते हैं और जो नौकरी करते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पुरुष और महिला के हिसाब से रेशियो में दिखाया गया है। जैसे अगर मैं ए विभाग की बात करूं तो 20% होता है 1/5। और नहीं समझ में आता है तो ऐसे किया करिए, जो परसेंटेज है इसको हटाएंगे, इसके 2 जीरो ऐसे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। 30 का गुणा आप 20 से मतलब 600 आ जाएगा अगर हम हल करते हैं। आप ऐसे भी देखिए, 3000 का मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 से डिवाइड करिए 600, अर्थात ए विभाग में 600 कुल पर्सन काम करते हैं। अब 600 को अगर हम पुरुष और महिला के अनुपात में बांट दें तो हम बता सकते हैं कितने पुरुष थे और कितने महिला थे। इसके लिए अनुपाती पदों का योग करिए 3 की तुलना जो वहां पर संख्या है 600 से कंपेयर करिए, 1 बराबर 200, अर्थात पुरुष हो गए 200 और महिला हो गई 2 दूना 400। इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। आइए सवालों पर चलते हैं, इसी को देख करके इसी तरह सबका निकालना होगा। अब हम लोग यहाँ पर कंफर्म करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, कितनी महिला विद्यार्थियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनी पहली है, ए है, महिला अभी हम डिस्कस इसी पर कर रहे थे। मैंने आपको बताया ए की बात करते, ए बहुराष्ट्रीय कंपनी है, 20% 1/5 होता है। टोटल 3000 लोग का सिलेक्शन हुआ था, 600 लोग का सिलेक्शन बहुराष्ट्रीय कंपनी में हुआ था। महिलाओं की बात करना है, महिला विद्यार्थियों की बात करना है, 2 1 मिलकर 3 होगा, 3 बराबर 600 होगा, 1 बराबर 200 होगा। महिलाओं की जो संख्या है 2 के अनुपात को प्रेजेंट करेगी। 400 महिला विद्यार्थियों का सिलेक्शन बहुराष्ट्रीय कंपनी में हुआ था। पहला मतलब इस सवाल जो अब देख रहे हैं इसमें बी ऑप्शन का सही उत्तर होगा, 400 आप लोग लगा सकते हैं। अगले सवाल पर चलिए, कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण रहे? कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण रहे? अब अनुत्तीर्ण रहने का सेंस क्या है, पहले इसको समझिएगा। अब अनुत्तीर्ण रहने का सेंस क्या है, देखिए ए है जो ऑप्शन एफ पर है, मतलब यहाँ पर एफ की बात करिए, एफ क्या है 10% है। अब 10% मतलब सीधा 1/10 करिए, और यहाँ पर टोटल संख्या 3000 थी, सीधा इसका सोल्यूशन करेंगे 300। इसका मतलब 300 विद्यार्थी जो थे पाठ्यक्रम में क्या थे, अनुत्तीर्ण थे। विद्यार्थी में पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। 300 अनुत्तीर्ण थे, सिंपल आप बता सकते हैं। इसका अंतिम सवाल होगा, निम्नलिखित में कौन सी जानकारी सही नहीं है? आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो कंडीशन से आपने पढ़ा ही था, ए बहुराष्ट्रीय कंपनी को बता रहा था, बी उनको बता रहा था जिनका औसत वेतन 5 लाख से अधिक था, सी उनको बता रहा था जो स्थानीय संगठन के थे, डी उनको बता रहा था जो राष्ट्रीय संगठन के थे, ई ऐसे लोगों को बता रहा था जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है, एफ उनको बता रहा था जो उत्तीर्ण पाठ्यक्रम में नहीं हुए थे। विद्यार्थियों की अधिकांश संख्या का स्थानीय संगठनों में प्लेसमेंट हुआ। अब सुनिए, स्थानीय संगठन क्या है, ए सी, और सी की तरफ चलते हैं 25%। अगर सही बात करा जाए, देखिए यहाँ पर सही जानकारी नहीं, जैसे अगर आप सोचो बहुराष्ट्रीय कंपनी में 20%, बी वाले आप समझ रहे हैं जिनका वेतन 5 लाख से ज़्यादा है, 25% वही तो है जो स्थानीय संगठन है। अगर पूरे आंकड़ों की बात करा जाए तो 25% सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही लिखा है, विद्यार्थी की अधिकांश संख्या का सही बात स्थानीय संगठनों में प्लेसमेंट हुआ था। दूसरी तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय संगठनों में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था। राष्ट्रीय संगठन की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष और महिला का रेशियो देखिए 4 और 5 है, तो इसका मतलब पुरुष से ज़्यादा तो महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है, हमको गलत निकालना है। जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ तथा जो अनुत्तीर्ण रहे उनकी संख्या 900 थी। जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ और जो अनुत्तीर्ण थे, ये ई और एफ थे, इनकी संख्या कह रहा है 900 है। चलिए हम ई और एफ की बात करते हैं, ई है 20 और 10 मिलकर के 30%। 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, और जो टोटल संख्या थी 3000 थी, काट दिया तो 900 ही तो आएगा, 900 आए तो भी सही है। पुरुषों से अधिक महिलाओं को 5 लाख रुपए से अधिक का औसत वेतन मिला। जब हम 5 लाख से अधिक गए तो यहाँ पर दोनों का मान बराबर है, जितने लोग का सिलेक्शन हुआ उसमें आधे पुरुष है आधी महिलाएं हैं। यही स्टेटमेंट आपका डी सही होगा, क्योंकि ये गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ पर ए है, सॉरी ए है, देखिए ए आप स्टेटमेंट यहाँ पर होना चाहिए।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था और पुरुषों से अधिक महिलाओं को 5 लाख से मतलब ये गलत है। जैसे यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट तो हुआ था, तो बात सही है। लेकिन और एक चीज़ इसने मेंशन किया जो कन्फ्यूज कर रहा होगा, लेकिन आप अगर सीरियसली पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो पुरुषों से अधिक किसमें जानते हैं? जिनका प्लेसमेंट हुआ था, जो ऐसे देखिए ऐसे लोग थे और पुरुषों से अधिक महिलाओं को 5 लाख रुपए अधिक का औसत वेतन मिला था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन जो हमारे पास था, इसमें देखिए पुरुष और महिला की संख्या बराबर है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है, तो यही आपके लिए सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन के रूप में। आशा करता हूँ सभी सवाल आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो आप कन्फ्यूजन में ना रहिएगा, हमें स्पष्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं आए तो मुझे क्लियर बताइए कहाँ पर कन्फ्यूजन थी। और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे कि हम और कनेक्टिविटी में आपको शामिल कर सकें। आपके क्लासेस की वैराइटीज़ अब डिफरेंट भी होने लगेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उन वीडियोस को भी देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अगर हमने आपको वादा किया तो इस महीने हम आपकी पूरी तैयारी डन कर देंगे, तो डन कर देंगे। आप निश्चिंत होकर के अपनी मैथ की तैयारी मेरे भरोसे बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।